गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी से टॉपिक कुछ आते हैं, क्वेश्चंस इसमें से उसको कवर करेंगे। आइए ध्यान से इसको देखते हैं। पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने 1869 ईस्वी में दिया था। पारिस्थितिकी का मतलब होता है कि जीव और वातावरण के बीच संबंध के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। इस शब्द को अर्नेस्ट हैकल ने 1869 ईस्वी में दिया था। एक शब्द आता है इकोसिस्टम, जिसका हिंदी होता है पारिस्थितिकी तंत्र। ये अलग अलग है, इसमें कंफ्यूजन बढ़ता है। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी को अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, जबकि इकोसिस्टम जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है, उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया था। एजी टॉन्सले ने बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है और उसकी वजह से पर्यावरण में क्या संबंध बिगड़ सकता है, उसके बारे में समझाया था उन्होंने। तो आइए देखते हैं हम लोग इकोसिस्टम जो एजी टॉन्सले जी ने दिया था, यानी उसके घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक को अगर देखा जाए तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक जैविक एक अजैविक। जैविक जिसमें उत्पादक उपभोक्ता घटक आते हैं, अजैविक जिसमें अकार्बनिक और कार्बनिक आता है। अकार्बनिक में मृदा, जल, वायु, खनिज, चट्टान आदि आते हैं, जबकि कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा आता है। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग, पहले अजैविक देख लेते हैं। अजैविक में अकार्बनिक में मृदा, जल, वायु, खनिज, चट्टान आदि, ये सब अकार्बनिक में आते हैं, जबकि कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और वसा आ जाते हैं। जैविक में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आते हैं। उत्पादक क्या है? उत्पादक यानी जो भी ग्रीन ग्रासेस, हरे भरे घास हैं, वे जो सूर्य से अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बना रहे हैं, सूर्य के प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनाते हैं, उसको उत्पादक कहते हैं। यानी किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। उत्पादक किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वो सूर्य की रोशनी से, CO2 गैस से और जल से वो अपना भोजन बना लेता है। इसको साइंस में बताया जाता है कि स्टार्च में इसको तोड़ता है भोजन को। तो उत्पादक होता है। उपभोक्ता जो घास पे डिपेंड होता है, जो जैसे हिरन हो गई, टिड्डा हो गया, बकरी हो गई, ये सब घास पे यानी उत्पादक पे डिपेंड है, उस पे निर्भर है, उसको खा रहे हैं, यानी ये उपभोक्ता कहलाते हैं। दूसरा अपघटक, तीसरा अपघटक। अपघटक में क्या होता है? अपघटक में ये जो अवशेष होते हैं उत्पादक के, उपभोक्ता के, उनको क्या करता है, वह खत्म करके उनको जो है एक तरह से सफाई करता है। ये सफाई करके उनको फिर उस ऊर्जा को रूपांतरित कर देता है अजैविक में। तो अपघटक का जो काम होता है वो संतुलन बनाना होता है, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करता है। संतुलित मतलब पारिस्थितिकी तंत्र जो है संतुलित नहीं रहेगी अगर उत्पादक, ये पिरामिड जो बनता है इसमें देख लीजिए, उत्पादक यानी अगर उत्पादक की बात की जाए, घास की बात की जाए, तो 100 पेड़ होने चाहिए। 100 पेड़ पर एक बकरी होना चाहिए। एक बकरी है और एक बकरी को खाने के लिए एक शेर होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा। अब 100 पेड़ है तो बकरी आराम से खा रही है और शेर उसको खा रहा है। ये बैलेंस बना हुआ है, इसी को पिरामिड बोलते हैं हम लोग। संतुलित, जो पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड है वो संतुलित है। लेकिन यही अगर ऊपर से नीचे की तरफ बड़ी मात्रा में हो जाए, यहाँ पे आपका 100 शेर हो जाए, 100 बकरी हो जाए और एक पेड़ हो जाए, तो कब तक जिंदा रहेगा शेर? 100 शेर हो जाए, 10 बकरी हो जाए और 1-2 पेड़ रहे तो बकरी जल्दी मरेगी, शेर भी नहीं कुछ पाएगा, वो भी मर जाएगा। इसलिए वो पारिस्थितिकी जो तंत्र है हमारा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो
अब इन सब को जो जब ये सब मरते हैं, जैसे पेड़ पौधे पत्ते सब सड़ के गिरते हैं, तो उनको जो है उसको मृदा में कन्वर्ट करता है आपका अपघटक, या ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है अपघटक। ये छोटे छोटे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, ये सड़े हुए पत्तों को, मांस को, इन सबको मृदा में कन्वर्ट करते हैं या ऊर्जा में बदल देते हैं। तो ये हो गया आपका जैविक और अजैविक पारिस्थितिक तंत्र के घटक। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कभी कभी उपभोक्ता पे बनता है। उपभोक्ता भी इसमें दिखाया गया है। उपभोक्ता में होते हैं आपके प्रथम उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में वे उपभोक्ता आते हैं जो घास पे डिपेंड होते हैं, उत्पादक पे डिपेंड होते हैं, उसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वह उन पे डिपेंड होते हैं, शाकाहारी जानवरों पे, शाकाहारी यानी हर्बीवोरस जो होते हैं उन पर डिपेंड होते हैं, कार्निवोरस यानी मांसाहारी शाकाहारी पे डिपेंड होते हैं। और सर्वाहारी, आप लोग जान रहे हैं जैसे मानव है सर्वाहारी, वो दोनों खाता है। तो उपभोक्ता का भी एक बनाया गया था, आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा कि एक टिड्डा है, टिड्डा घास को खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। तो इस तरह के प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता सर्वाहारी तक दिखाता है उसको, स्टेज को सर्वाहारी तक ऊपर तक जाता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले पारिस्थितिकी आपको याद हो गया होगा कि अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में दिया था पारिस्थितिकी शब्द को, और पारिस्थितिकी तंत्र को एजी टांसले ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इस पे रिलेटेड कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुए। अच्छा, एक जैव विविधता की अगर बात होती है इसमें, तो जैव विविधता क्या होता है, किसी भी स्थान विशेष पर रहने वाले जीवों में विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैसे घास है तो घास में रहने वाले छोटे छोटे जीव, उस पर डिपेंड जो है वो सब, उसमें क्या है, उनमें अलग अलग प्रकार के जीव हैं, तो वही अलग अलग प्रकार का होना ही जैव विविधता कहलाती है। तो सब कई बार क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा जैव विविधता हमारे पृथ्वी पे जल की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो सागरों में सबसे ज्यादा कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, समुद्रों में, तो उनको जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, समुद्रों में पाई जाती है, जल में पाई जाती है। और उस पूरे जो जल में डिपेंड है, जल में है जो जीव, उनको जलीय परितंत्र कहते हैं। ठीक, अब ये हो गया आपका। अब इससे रिलेटेड कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुए हैं, उसको ध्यान से देखिए। पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था स्टॉकहोम में हुआ था, जो इसी पारिस्थितिकी तंत्र से जो पर्यावरण डिस्टर्ब न होने पाए उसको बचाने के लिए इस तरह के जो है पहली बार सम्मेलन किया गया, और जो पर्यावरण को शुद्ध रखा जा सके। और 5 जून 1972 को हुआ, इसलिए हर 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन ओजोन पर किया गया था, ये भी एक पर्यावरण का ही हिस्सा है। आप लोग जानते ही है ओजोन हमारा जो है सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, इसलिए ओजोन को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल सम्मेलन किया गया, जो 16 सितंबर 1987 में किया गया था। यह मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में है, मॉन्ट्रियल, वहाँ पे 16 सितंबर को हुआ था, और हर 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है पृथ्वी सम्मेलन, जिसको रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। यह सम्मेलन उसी स्टॉकहोम सम्मेलन की बातों को रिपीट किया 5 जून 1972 को। इसके बाद अगला सम्मेलन जो होता है क्योटो सम्मेलन, कई बार ये पूछा गया है, 1997 में हुआ था, जिसमें CO2 की मात्रा पृथ्वी पर ज़्यादा बढ़ने के कारण वह प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे पृथ्वी गर्म होते जाती है, और इस प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस वार्मिंग से बचने के लिए यह सम्मेलन क्योटो सम्मेलन किया गया 1997 में, जिसका उद्देश्य था CO2 के उत्सर्जन पर रोक लगाना। तो इकोसिस्टम से पार्ट से एक छोटा सा आपको जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसको 1 से 2 बार रिपीट करिए, इसके बाद आप इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।